नमस्कार मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम लोग गवर्नर साहब के पावर्स और फंक्शंस की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो गवर्नर का जो पोस्ट है वो कनाडा से लाया गया था। हमारे संविधान में मैंने पहले ही आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि तरह तरह के आर्टिकल्स, तरह तरह के अनुच्छेद, तरह तरह के पोस्ट हर कंट्री से लाया गया है। उसी प्रकार गवर्नर का पोस्ट कनाडा से लाया गया है। तो गवर्नर साहब का जो, और एक बात और जान लीजिए कि एक स्टेट के एक ही गवर्नर हो सकते हैं, माने एक स्टेट में एक ही गवर्नर हो सकते हैं, लेकिन दो स्टेट के सेम गवर्नर हो सकते हैं। बात समझिएगा, एक स्टेट में एक गवर्नर मतलब कि, और लेकिन एक गवर्नर दो स्टेट में हो सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाते हैं। मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित कुमार यूपी के गवर्नर और एमपी के भी गवर्नर हो सकते हैं, लेकिन यूपी में अंकित कुमार और राकेश कुमार दो गवर्नर नहीं हो सकते हैं। तो चलिए समझ गए। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन उनको शपथ दिलाने का काम जो उसी स्टेट के जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट में वो करेंगे। गवर्नर साहब वहां से अपॉइंट कर दिया और बोल दिए कि बोरिया बिस्तर लेके तुम चले जाओ वहां अपने स्टेट में, जिस स्टेट में अपॉइंटमेंट तुम्हारा हुआ है, और वहां पे जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के वो तुम्हारा ओथ करा देंगे। अब लेकिन सॉरी लेकिन जब भी इस्तीफा देना होगा गवर्नर साहब को, तब वो देंगे राष्ट्रपति को जाके। वो इस्तीफा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को नहीं देंगे। इस्तीफा वो दिल्ली जाएंगे राष्ट्रपति भवन, वहां इस्तीफा सौंप देंगे। अब कंडीशन क्या है, तो गवर्नर जो होते हैं सेम स्टेट के सेम गवर्नर नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं बिहार का निवासी हूं तो मैं बिहार का गवर्नर नहीं बन सकता हूं। वैसे ही अगर जिस स्टेट के जो निवासी हैं उस स्टेट के वो गवर्नर कभी नहीं बन सकते हैं। क्वालिफिकेशन, तो देखिए क्वालिफिकेशन में 35 साल उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होने चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए। तब आप गवर्नर का टेनर, गवर्नर का क्या टर्म होता है, तो इनकी कोई अवधि नहीं है। जब तक राष्ट्रपति का मन किया गवर्नर आप रहिएगा। राष्ट्रपति का जिस दिन मन भड़क गया आपसे, उठा के आपको फेंक देंगे, हटा देंगे। वो राष्ट्रपति के पर्याप्त अनुसार है। जब तक राष्ट्रपति का मन है आप गवर्नर है, राष्ट्रपति का जिस दिन मन गया आप गए। अब देखिए, अब समझते हैं फंक्शन और पावर्स के बारे में। तो पावर्स में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका पावर क्या होती है राज्यपाल की। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन आर टेकन इन हिज नेम। तो जैसे कि केंद्र में जितने भी कार्य होते थे वो भले करते थे प्रधानमंत्री, लेकिन उस पे जो नाम होता था वो राष्ट्रपति साहब का होता था, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता था। वैसे ही राज्य में जितने भी काम होते हैं वो गवर्नर साहब के नाम पर ही होते हैं। जैसे कि नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री थे राष्ट्रपति साहब, वैसे ही नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर साहब होते हैं। एक्चुअल हेड सीएम होते हैं मुख्यमंत्री साहब। और इनका क्या क्या काम है, तो अपॉइंट एडवोकेट जनरल। अब समझते हैं एडवोकेट जनरल क्या होता है। तो मान लीजिए स्टेट की तरफ से जो कोर्ट में केस लड़ते हैं उन्हें एडवोकेट जनरल कहते हैं। केंद्र में जो केस लड़ते हैं केंद्र की तरफ से उन्हें अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और एडवोकेट अटॉर्नी जनरल की तरह एडवोकेट जनरल भी सदन में बैठ सकते हैं, विधानसभा में। अटॉर्नी जनरल लोकसभा में बैठ सकते हैं या फिर राज्यसभा में। वैसे ही ये भी विधानसभा या विधान परिषद में बैठ सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होगी इनका। जब वोटिंग होगा तो ये कैंटीन में चाय पीने चले जाएंगे या फिर किसी से फोन पर चैटिंग करेंगे। अपॉइंट्स स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो देखिए, जैसे कि केंद्र में इलेक्शन कमीशन होता है वैसे ही स्टेट में भी इलेक्शन कमीशन होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो केंद्र का इलेक्शन कमीशन होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, चारों चुनाव जो मेन चुनाव होता है वो सेंटर का इलेक्शन कमीशन कराता है। और स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पंचायती चुनाव होता होगा, आपके गांव में मुखिया का चुनाव, तो सरपंच का चुनाव, ये सब स्टेट इलेक्शन कमीशन के जिम्मे। और फिर जो नगर पंचायत चुनाव होता है, मेयर वाला चुनाव, वार्ड परिषद वाला चुनाव, ये सब छोटा मोटा काम स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। अपॉइंट चेयरमैन ऑफ पब्लिक कमीशन। तो देखिए, जैसे कि यूनियन यूपीएससी होता है वैसे ही स्टेट में, जैसे यूपी में यूपीपीएससी होता है, बिहार में बीपीएससी होता है, स्टेट में भी कमीशन होता है पब्लिक कमीशन। तो स्टेट के पब्लिक कमीशन के चेयरमैन को गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट सीएम एंड अदर मिनिस्टर। सीएम साहब को भी
जो उनका अपॉइंटमेंट होता है वो खुद यही करते हैं, गवर्नर साहब ही, और कैबिनेट मिनिस्टर में ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीएम गवर्नर साहब ही करते हैं। उनका जो ओथ या इस्तीफा, उनका शपथ भी लेना है तो वही दिलाएंगे गवर्नर साहब, या इस्तीफा देना है तो वो गवर्नर साहब को ही जाके सौंपते हैं। रिकमेंड इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, जैसे ही लगेगा कि सरकार अल्पमत में है तो वैसे ही स्टेट या फिर सरकार स्टेट में कुछ गवर्नर साहब को लगेगा कि जो मुख्यमंत्री साहब है या उनकी जो सरकार है वो कुछ ऐसे काम कर रही है जो देश के हित में नहीं है या फिर से देश के लिए उससे खतरा है, तो तुरंत इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट साहब को लेटर लिख देंगे और फिर वहां से इमरजेंसी 356 लगा दी जाएगी स्टेट में। आप समझते हैं, ये तो कार्यपालिका, इनका कार्यपालिका का शक्ति हो गया। अब विधायिका शक्ति क्या होता है? विधायिका बोल रहा हूं मैं, विधायी शक्ति नहीं बोल रहा हूं, विधायी शक्ति। तो देखिए, जब भी विधानसभा में शुरुआत होती है बहस की या फिर जब विधानसभा का सत्र समापन होता है तो वो दोनों काम गवर्नर साहब द्वारा ही होता है। फिर एड्रेस स्टेट लेजिस्लेचर, तो फिर स्टेट विधानसभा को एड्रेस करने का भी काम पहला दिन यही करते हैं। जैसे आप लोग के कॉलेज में जब आप लोग पहला दिन आए होंगे कॉलेज में, तब डायरेक्टर सर आप लोग का संबोधन किए होंगे कि नहीं, कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, सबका प्लेसमेंट हो जाता है, एकदम चकाचक कॉलेज है। वैसे ही जब पहला बार इलेक्शन होता है ना तो खुद गवर्नर साहब आते हैं, सबको समझाते हैं कि ऐसे ऐसे सब डिसिप्लिन रूल रेगुलेशन बताते हैं कि सब हल्ला मत करना, अच्छा से सब बहस करना। फिर जो फर्स्ट ईयर का जो पहला बजट होता है उसके पहला दिन भी गवर्नर साहब ही एड्रेस करते हैं सदन को। आप लोग के कॉलेज में भी वही होता होगा, जब नया नया सेशन स्कूल में खुलता होगा तो पहला दिन डायरेक्टर सर आते होंगे अपना बताने सब रूल्स रेगुलेशंस। नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो जो विधान परिषद होता है जहां जहां जिस स्टेट में है, हालांकि 6 ही स्टेट में विधान परिषद, लेकिन 6 स्टेट में है तो उसके 1/6 मेंबर को डायरेक्ट राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। वो अपने विवेकाधिकार की शक्ति, हालांकि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सीएम ही करते हैं, लेकिन नॉमिनेट करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर को कोई भी चीफ मिनिस्टर को कोई भी सलाह चाहिए तो वो गवर्नर साहब से ले सकते हैं, कानूनी सलाह। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर्स पर हम लोग आते हैं, तो फाइनेंशियल पावर में 6 एनुअल फाइनेंशियल स्टेट। तो देखिए, हर साल जो जितना भी बजट सरकार का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का, उस पर निगरानी गवर्नर साहब की होती है। कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ, कौन स्टेट में गली बन रहा है, कौन जिला में गली बन रहा है, कौन जिला में नली बन रहा है, सारा की जानकारी अगर चाहे तो ले सकते हैं। फिर मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस ओनली ऑन हिज प्रायर रिकमेंडेशन, तो जो मनी बिल होता है वो केंद्र में प्रेसिडेंट साहब रिकमेंड करते थे और स्टेट में गवर्नर साहब रिकमेंड करते हैं। वैसे ही स्टेट के लिए जो फाइनेंस कमीशन बनता है, वित्तीय आयोग, हर 5 साल में उसका जो मान ली बन गया वित्तीय आयोग, तो उसको बनाने का भी काम गवर्नर साहब ही करेंगे। और जब वित्तीय आयोग अपना रिपोर्ट सौंपती है तो जाके राजभवन, गवर्नर हाउस को राजभवन कहते हैं। जिस प्रकार प्रेसिडेंट हाउस को राष्ट्रपति भवन, उसी प्रकार गवर्नर हाउस को राजभवन, तो राजभवन जाके सौंप देंगे वो लोग अपना। अब समझते हैं जुडिशियल पावर क्या होता है। तो जुडिशियल पावर में ग्रांट पार्डन्स, तो देखिए, क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति साहब को भी था, क्षमा दान की शक्ति गवर्नर साहब को भी है, लेकिन दोनों में अंतर समझते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर साहब मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते। उसके अलावा राष्ट्रपति साहब जो होता है मार्शल लॉ, जो आर्मी के कोर्ट में सजा मिलते हैं, उसको भी राष्ट्रपति साहब माफ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर साहब उसको भी नहीं माफ कर सकते। बाकी सब सजा को गवर्नर साहब भी माफ कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को उम्र कैद हो गया तो उसको माफ कर सकते हैं, उम्र कैद को उसका नेचर घटा सकते हैं, या फिर उसे छोटा लघुकरण उसे कहते हैं, उसे छोटा कर सकते हैं। ये सब गवर्नर साहब भी कर सकते हैं। कंसल्ट प्रेसिडेंट बाय अपॉइंटिंग जजेस, तो जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट में जज को जब अपॉइंट करना रहता है तो गवर्नर साहब डायरेक्ट प्रेसिडेंट को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये इनकी जुडिशियल पावर्स हो गई। अब चलते हैं स्पेशल पावर्स क्या होता है। तो देखिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति साहब पर कोई भी क्रिमिनल केसेस चार्ज नहीं लगाए जा सकते, वैसे ही गवर्नर साहब पर भी कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं लगाए जा सकते। सिविल केस लगाए जा सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केस, इसका कारण भी है।
मान लीजिए राष्ट्रपति साहब पर क्रिमिनल केस या गवर्नर साहब पर क्रिमिनल केस लगा दिया गया, तो गवर्नर साहब के पास क्षमादान की शक्ति है, तो वो खुद को माफ कर लेंगे। लेकिन हाँ याद रखिएगा, जिस दिन ये गवर्नर से हट गए या फिर जिस दिन राष्ट्रपति साहब गवर्नर से हट गए, राष्ट्रपति से हट गए, उस दिन से उन पर चार्ज, क्रिमिनल चार्ज भी लग सकता है। इसीलिए क्रिमिनल चार्ज लगाने का नहीं बड़ा कारण है, क्योंकि क्षमादान की शक्ति, वो खुद को माफ कर लेंगे, तो फायदा है नहीं। पावर इंक्रीज ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा रहता है तब राज्य चलाने की सारी शक्ति आ जाती है गवर्नर साहब के पास। इसलिए गवर्नर बहुत मजबूत हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम में, क्योंकि राजभवन से ही सरकार चलती है उस समय। चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, तो देखिए जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं उनके चांसलर जो होते हैं वो गवर्नर साहब होते हैं, और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं उनके चांसलर जो होते हैं वो राष्ट्रपति साहब होते हैं। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी उसके चांसलर जो हैं उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। बाकी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर राष्ट्रपति साहब, और स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर आपको राज्यपाल होते हैं। जैसे कि आपका AKTU यूनिवर्सिटी है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो उसके वाइस चांसलर तो समय समय पर बदलते रहते होंगे, लेकिन जो उसके चांसलर हैं वो गवर्नर साहब होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग CM साहब के बारे में जानेंगे। तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।